आज स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादक साहब ने एक ख़त लिख दिया जी इलेक्शन कमीशन को, और पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब ने भी ख़त लिख दिया। और उसमें ये कहा गया जी कि जो स्पीकर नेशनल असम्बली का ख़त है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तब्दीली हो चुकी है और जिसका इतलाक़ माजी से होता है, लिहाजा जो रिज़र्व सीट्स हैं जिन जिन पार्टियों की बनती हैं उनको दी जाएँ। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। तरमीमी इलेक्शन एक्ट के तहत किसी सियासी जमात में शामिल होने वाला आज़ाद रुकन अब पार्टी तब्दील नहीं कर सकता। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट का इतलाक़ 2017 से किया गया है। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन की आइनी और कानूनी जिम्मेदारी है। आपकी तवज्जो के लिए इलेक्शन एक्ट इस वक्त नाफिजुल अमल है। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून पर अमल दरामद करे, जमहूरियत और पार्लियामेंट की बालादस्ती के असूलों पर अमल करें। तो ये तो है जी स्पीकर साहब का मौक़िफ़। तो बैरिस्टर अकील साहब, क्या स्पीकर साहब बराह रास्त खुल्लम खुल्ला सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है उसको झुटला रहे हैं? नहीं, देखें मीर साहब, ज़ाहिरी तौर पे जो कानून है अभी लॉ ऑफ द लैंड है, हमने उसी पे ही रह के बात करनी है। जब ये सेकंड अमेंडमेंट आई तो हमने उसको फर्दर क्लैरिफाई किया, इटरेट किया और बताया कि इस तरह पॉसिबल नहीं हो सकता कि जब एक जमात ने वो सीटें मांगी ही नहीं, लिस्ट ही नहीं जमा कराई, दूसरी जमात इज़्ज़त माब सुप्रीम कोर्ट के पास सामने थी, उन्होंने पता नहीं कैसे ये एक डिसीजन हुआ कि नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तो चलें हमारे सामने है लेकिन पीटीआई की पिटीशन नहीं है, लेकिन ये हम सीटें पीटीआई को दे देते हैं। तो कानून तो वाज़े तौर पे है। एक दफ़ा जब एक कैंडिडेट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जो अरकान पार्लियामान है उन्होंने बैन अल्फियाँ जमा करा दी, ये एक स्टेटेड पोजीशन है, एक फैक्ट है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। अब उनको किस तरह जो है लीगल राइट दे दिया फ्लोर क्रॉसिंग का, और वो भी 3 दिन नहीं 15 दिन दे दिए गए। ये तो किसी आयन और कानून में तो लिखा नहीं है कि 15 दिन के अंदर वो जमा कराएं। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गया, अब तो इज़्ज़त माब सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर भी कर दिया है कि ये पीटीआई से हैं, तो सर्टिफिकेट कैसे दे सकती है सुप्रीम कोर्ट? ये तो काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। अच्छा, तो ज़ैद कुरैशी साहब, आप स्पीकर कौमी असम्बली का जो ख़त है उसको कैसे देखते हैं? हामिद मीर साहब, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि हुकूमत ने पहले तो भोंडे तरीके से ये लेजिस्लेशन पास करने की कोशिश की। मौलाना फजल रहमान को ये कोर्ट नहीं कर सके, इनके नंबर पूरे नहीं हुए। ये अब दूसरा तरीका है अपना गोल्डन नंबर पूरा करने का और रिजर्व सीट्स के थ्रू करने का, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता। देखें, 8 जजेस ने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया उसके ऊपर और उन्होंने कह दिया कि जो 41 मेंबर हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डे 1 से स्टेटेड पोजीशन रही है कि ये रिजर्व सीट्स जो हैं ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए मिलती हैं, और 8 फरवरी को आग का दरिया अबूर करके इमरान खान के नाम पर हमें वोट पड़ा। उस पड़े हुए वोट की वजह से हमें ये रिजर्व सीट्स मिली। इन रिजर्व सीट्स का बंदरबांट किसी और जमात में नहीं हो सकता। ये कल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें थी, ये आज भी तहरीक इंसाफ की सीटें हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामेंट्री पार्टी भी तस्लीम कर लिया तहरीक इंसाफ को, और 39 मेंबर्स पहले और 41 मेंबर्स अब सबको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर दिया, तो ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। हुकूमत का नंबर वहां से पूरा ना हुआ तो हुकूमत ने अब एक और भोंडा तरीका इस्तेमाल किया अपना नंबर पूरा करने के लिए, ताकि अपनी 26वीं आईनी तरमीम पूरी कर सकें। जी, इस पे अब अकील मलिक साहब, ये ऐसा लग रहा है कि ज़ैद कुरैशी साहब के ख्याल में जब 26वीं आईनी तरमीम जो है वो मंजूर नहीं कराई जा सकी, तो उसके बाद ये स्पीकर साहब के ख़त के ज़रिए अपना मसला आप हल करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं मेरे साहब, कतन नहीं। देखें, अगर हमें वाक़तन 26वीं आइनी तरमीम अगर पास करवानी होती तो जब इन अरकान पार्लियामेंट ने अपने हल्फ लिए थे तो हो सकता है उसके 10-15 दिन बाद ही हम वो आइनी तरमीम ले आते। उस टाइम तो कंफर्टेबल पोजीशन में थे, 2/3 अक्सरियत भी थी, लेकिन कतन हमारी ना तो ये थिंकिंग है ना ऐसी कोई सोच रखते हैं हम ज़ाहिरी बात है आइनी तरमीम के हवाले से एक ब्रॉडर कंसेंसस डेवलप कर रहे हैं। तमाम इत्तेहादी जमातों को, उसके साथ साथ जितनी अपोजिशन की जमातें उनको भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं। ये जहाँ तक बात है इस सारे मामले की, ये अब हमारे बनाए हुए कानून को, क्योंकि पार्लियामेंट इज़ सुप्रीम, हमारे बनाए हुए कानून की ऐसी एक तशरीह की जो कि एक आम शख्स भी, मेरे ख्याल से रोड पे चलता हुआ शख्स भी, उसको भी समझ आती है कि वाक़तन कानून में अगर लिखा है कि एक दफ़ा सर्टिफिकेट दे दिया। मैं तो खुद आज़ाद उम्मीदवार था, मैंने खुद 3 दिन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सर्टिफिकेट जमा करवाया। अब जब ये एक दफ़ा सर्टिफिकेट जमा करा दिया तो फिर मैं, सुप्रीम कोर्ट ने अगर उनको इजाज़त दी है तो फिर मैं भी कह देता हूँ कि मुझे भी इजाज़त दे दें, फिर बाकी आज़ाद को भी इजाज़त दे दें।
इस तरह देखें पॉसिबल नहीं होता। एक दफ़ा जब आपने बयान अलफी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी, उसके कोई तकाजे होते आपके हैं। मुकाबले में मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट खड़ा था? जी नहीं, जी नहीं। एक सीट एडजस्टमेंट के हवाले से वो एक थी, लेकिन फिर भी आप आजाद मीर उम्मीदवार साहब थे। जी बिल्कुल। अच्छा जी, जैन कुरैशी साहब, ये बड़ा मेर साहब जी जी जी, क्या कहेंगे आप? मेर साहब बैरिस्टर अकील से कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐलान करें, इनको भी इजाजत मिल जाएगी। बिस्मिल्लाह करें, नेक काम में देरी ना करें। नहीं लेकिन जैन कुरैशी साहब, ये जरा एक इसका जवाब देना कि ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, तो इन्होंने अगर सर्टिफिकेट जमा करा दिया, मैंने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लिया, तो उसके बाद फिर ये दोबारा कैसे कह सकते हैं कि नहीं नहीं, मैंने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन नहीं किया, मैंने तो पीटीआई में जाना है? ये कैसे पॉसिबल है? सर बैरिस्टर साहब कानून भी मेरे से बेहतर जानते हैं, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, वो ये है कि जो 3 दिन का पीरियड दिया जाता है वो उस वक्त दिया जाता था जब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत सीटों का फैसला करना होता था। वैसे अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है तो वो किसी भी वक्त किसी भी जमात का तयन कर सकता है। आपको याद है पिछली असेंबली में असलम भोतानी साहब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उन्होंने भी बाद में अपना फैसला किया था। तो माय अंडरस्टैंडिंग इज कि अगर आपने हर किसी को इंडिपेंडेंट कह दिया तो फिर वो 3 दिन की कदगन शायद उनके ऊपर नहीं लगती, वो कदगन सिर्फ शुरू में लगती थी क्योंकि सीटों का हिसाब निकालना होता था किस पार्टी की कितनी सीटें बनती हैं। बाकी अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला कर दिया है, फिर 8 जजों ने उसके ऊपर एक अपना क्लैरिफिकेशन नोट भी दे दी है। उस क्लैरिफिकेशन नोट के अंदर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट्री पार्टी तस्लीम भी किया, जो कि इलेक्शन कमीशन नहीं कर रही है, और उन्होंने कहा कि ये 41 मेंबर भी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए हैं और इनके ऊपर 63A भी लागू होता है। तो मेरे तो समझने में इसमें बड़ी क्लैरिटी है, इस पर कोई दो राय नहीं है। आप सब उसमें सॉरी माजत के साथ, उसमें इलेक्शन एक्ट 2017 और आईने पाकिस्तान बड़ा वाजे और क्लियर है। 3 दिन 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ योर नोटिफिकेशन इंक्लूडिंग दैट डे, जिस दिन आपका नोटिफिकेशन हुआ, तो आपको 2 या 2.5 दिन ही मिलते हैं तकरीबन जब आपका नोटिफिकेशन हो, तो उसके विद इन 2-3 days आपको कोई भी सियासी जमात ज्वाइन करनी है। ये एट ए लेटर स्टेज नहीं हो सकता। आइन और कानून कोई मोम की नाक नहीं है कि आप जब भी चाहें उसको अपनी तरफ मोड़ लें और जिस तरह आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है उस तरह ये इंटरप्रिटेशन की जाए। आइन और कानून वाजे है, और अगर कोई अभाम रहता भी था तो दूसरी तरमीम से हमने उसको वाजे तौर पे बता दिया कि ये इस तरह नहीं हो सकता। हमारा बनाया हुआ कानून जो है वो वाजे तौर पे लिखा है कि 3 दिन के अंदर आपने करना है, और दोबारा एक दफ़ा आपने कर दिया तो दोबारा आपको चांस नहीं मिल सकता। अच्छा, आपको ये नहीं लग रहा कि ये जो अब स्पीकर, इसका जवाब मीर साहब, इसका जवाब ये है, फिर मीर साहब मैं अर्ज करूं जी जी सर, इसका जवाब ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि इनकी 26वीं आईनी तरमीम अभी तक नहीं आई। इस मुल्क का एपेक्स कोर्ट अभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और आईनी मामलात की तशरीह अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। अगर इनको कोई इससे मसला है तो ये चैलेंज करें इसको कोर्ट में जाके, कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया वो गलत किया है। रिव्यू पेंडिंग है, डिटेल्ड ऑर्डर भी नहीं आया, स्पीकर साहब ऑर्डर नहीं आया सर। तो मैं ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, तो फिर स्पीकर साहब को क्यों ये जरूरत पेश आई कि वो खत लिखना शुरू करते हैं इलेक्शन कमीशन को और उनसे कहें कि इसका फैसला किया जाए। यहाँ पे ये बात करते हैं ब्रॉडर कंसेंसस की कि जी हम कंसेंसस पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस ब्रॉडर कंसेंसस में फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी सीटें हैं या आईनी कानूनी इखलाकी तौर पर हमें मिलनी चाहिए। अच्छा, इसमें अकील मलिक साहब ये एक पॉइंट लग रहा है मुझे बड़ा वैलिड है कि अगर स्पीकर कौमी असम्बली एक ऐसा ख़त लिख रहे हैं जिस पे कि ये तासुर मिल रहा है कि अब स्पीकर कौमी असम्बली और सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त एक मुहाजराई की कैफियत पैदा हो गई है, तो इसमें फिर मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो स्पीकर या हुकूमत के साथ तो खड़े नहीं होंगे? नहीं, मेरे ख्याल से देखें, मौलाना साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है। हम उनको कायल कर रहे हैं, उनकी जो रिजर्वेशंस हैं उनको भी एड्रेस कर रहे हैं, उनकी जो सजेशंस हैं वो हम वर्किंग पेपर में उसको भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। ये जो मामला है इसमें तो ज़ाहिरी बात है, देखें अब पार्लियामेंट सुप्रीम है, उस सुप्रीम इदारे के जो स्पीकर हैं उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा जी ये सारा मामला है, और शायद हो सकता है इस ख़त के तनाज़र में वो जो रिज़र्व फैसला है, जो डिटेल्ड ऑर्डर आना है वो भी आ जाए और रिव्यू भी शायद इसके बाद लग जाए, क्योंकि अभाम तो इसीलिए परसिस्ट कर रहा है कि आज कितने देखें 12 जुलाई से कब तक कितने दिन हो गए कि वो अभी तक फैसला नहीं आया। नहीं, वो जजेस की छुट्टियां थी ना बीच में। सर छुट्टियां तो फिर देखें, छुट्टियों में फिर हफ्ते वाले दिन भी अदालत लग जाती है और अदालत लगे बगैर जो है वो ऑर्डर भी आ जाते हैं। अभी पिछले हफ्ते को आपने देखा कि हफ्ते वाले दिन एक ऑर्डर अनाउंस हुआ, मतलब ना कॉज लिस्ट लगी, ना उसकी कोई किसी को नोटिस जारी हुआ, ना कोई और मामला हुआ, और अदालत का एक ऑर्डर आ गया
ठीक है, मान लिया कि 9 तारीख तक थी, 9 तारीख से लेके अभी 19 तक 10 दिन तो बहुत हैं। एक आ जाना चाहिए इस पर तफसीली फैसला, जो कि छुट्टियों में भी शायद चेंबर वर्क में लिख रहे थे जज साहिबान। जैन साहब, आप नहीं समझते कि अब सुप्रीम कोर्ट का जो फुल बेंच का फैसला है वो आ जाना चाहिए? काफ़ी दिन गुजर गए। सर जी, जहाँ तक तो छुट्टियों की बात है तो वो तो इतवार वाले दिन ये कौमी असेंबली का इजलास भी बुला लेते हैं, लेकिन मेरा बैरिस्टर अकील साहब से एक बड़ा मासूमाना सवाल है, जहाँ मुल्क के अंदर इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बना हुआ है, जहाँ आप अपनी इजलास बुलाने के बावजूद भी अमेंडमेंट पास नहीं करा सके और मौलाना साहब को आप मनाने में लगे हुए हैं, क्या इस खत की टाइमिंग जो है उससे शक व शुबा नहीं पैदा होता? क्या जल्दी थी स्पीकर साहब को अभी ये खत लिखने की और रिजर्व सीट्स का फौरी फैसला कराने की? पहले जो एक पेंडिंग इशू मुल्क में चल रहा है उसको तो पूरा कर लेते। सो जहां तक फैसले की बात है वो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाना है। मेरे समझने में हुकूमत ने उजलत का फैसला किया है, जल्दबाजी का फैसला किया है और इनको इंतजार करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। जी, आप इसका क्या जवाब? जी, मैं मीर साहब बिल्कुल, मेरे ख्याल से शक व शुबहात तो फिर इस बात पे भी आते हैं कि मैंने एक प्रोग्राम में कह दिया कि ये 41 लोग आज़ाद हैं, ना ये ज़मीन पे है ना आसमान पे है, ये हवा में है। फिर उसके बाद हफ्ते वाले दिन एक फ़ैसला भी आ गया और वो भी लगता तो यही है, उजलत में आया है। और उसके बाद क्योंकि ये चैम गोइयाँ तो चल रही थी कि हुकूमत जो है आइनी तरमीम की तरफ जा रही है, ज़ाहिरी बात है। देखें, हम ये कंसेंसस हमने बिल्कुल इजलास बुलाया था, इसमें कोई दो राय नहीं है, और दोनों हाउसेस का इजलास था। और मीर साहब, और इतवार को बुलाया था, हफ्ते वाले दिन भी था, इतवार वाले दिन भी था, और ये तकरीबन 2-3 हफ्ते से हम लोग जो है वो उसको कर रहे थे कि हम तैयारी में आप सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करते हैं, सुप्रीम कोर्ट आपको फॉलो करती है इतवार वाले दिन जो आप काम करते हैं? मेरे ख्याल से हम तो दिन रात वज़ीर आज़म पाकिस्तान मेहनत कर रहे हैं और शब रोज़ मेहनत कर रहे हैं, शबाना रोज़ मेहनत कर रहे हैं, और इतवार हो, हफ्ता हो, कोई छुट्टी का दिन भी हो, उस दिन भी वो काम करते हैं। तो गवर्नमेंट तो क्लियर है कि गवर्नमेंट की छुट्टी नहीं है, गवर्नमेंट तो शब रोज़ जो है वो मेहनत कर रही है। अच्छा, अब इसमें एक सूरत हाल ऐसी बन गई है कि ये जो आइनी तरमीम की हम बात कर रहे हैं, इस पर बहुत से लोग जो हैं वो अपनी अपनी फ़हम और शऊर के मुताबिक कुछ बात कर रहे हैं। तो उमर अयूब खान साहब, जो कि अपोजिशन लीडर हैं नेशनल असम्बली में, वो क्या कह रहे हैं, इस पर ज़रा सुनें। आज़म तारड़ हो गए या बिलावल भुट्टो, जिस तरह कठपुतलियाँ होती हैं, ये कठपुतलियों का ही रोल अदा दोनों साहिबान कर रहे थे। ये खुदा न खास्ता ये बिल या पास होता तो पाकिस्तान में एक किस्म का आप समझे कि फैशिस्ट स्टेट होती और फैशिस्ट स्लैश मार्शल लॉ स्टेट होता, और यहाँ पे किसी किस्म की जमहूरियत ना होती। उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि फैशिस्ट स्लैश मार्शल लॉ की सूरत हाल पैदा हो जाती। तो बैरिस्टर अकील साहब, ये मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं अपोजिशन लीडर। देखिए, मेरे ख्याल से ये कोई दुरुस्त बात नहीं है, ना कोई मार्शल लॉ की बात है, ना कोई ऐसी कोई बाज़गश्त है। एक पॉलिटिकल प्रोसेस है और हुकूमत जो है अपने इत्तेहादियों के साथ जो है डेमोक्रेसी में बिलीव करती है, और जमहूरियत पसंद होने के नाते से हम जमहूरियत को परवान चढ़ा रहे हैं, उसको फ़रोग़ दे रहे हैं और जमहूरी अमल कर रहे हैं। ये देखें, इस तमाम तर मामले में भी अगर आप देखें तो अगर क्या ब्रॉडर कंसेंसस या दीगर सियासी जमातों से बातें या इवन के अपोजिशन की जमातों से बातें, वो कमेटी भी वहाँ पे इनका बैठना, ये तमाम तर जमहूरी तकाज़े ही है ना। ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि हम खुदा न खास्ता किसी मार्शल लॉ की तरफ या किसी डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये जो ज़ैन कुरैशी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, इनको और इनके साथियों को जिस तरह पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग से गिरफ्तार किया गया, ये कौन सी दुनिया की जमहूरियत में होता है? मैंने सबसे पहले, मीर साहब, हुकूमत से अगर किसी ने पहले की है इस चीज़ को कंडेम, तो मैंने सबसे पहले कंडेम किया था, और जैन साहब आपको बिल्कुल इस चीज़ की गवाही भी देंगे कि ये कोई तरीका नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि हमारा, देखें, इन मुअज़्ज़ज़ अरकान पार्लियामान का इस्तिकाक अगर मजरू हुआ है, और ये कोई तरीका नहीं है कि किसी को पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार करना, या इवन के, मैं तो इसके भी खिलाफ था कि पार्लियामेंट के दरवाजे के बाहर से गिरफ्तार करना, उन गेट्स के बाहर से गिरफ्तार करना। इसकी जिम्मेदारी बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए, और होनी चाहिए। क्या आप हुकूमत का हिस्सा हैं? मैं बिल्कुल उसी पे ही हूँ। मैंने बिल्कुल जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच सकती थी, मैंने इवन के कैबिनेट में भी और वज़ीर आज़म साहब को भी कहा, मैंने इनको कहा कि जी ये गलत हुआ है, स्पीकर साहब को भी, और मैंने कहा कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए, ये पार्लियामान का तकद्दुस पामाल हुआ है, और इसकी इंक्वायरी हो के, देखें, एक स्पीकर साहब ने ऑलरेडी खुद इंक्वायरी कॉल की है, लोगों को सस्पेंड भी किया है। इसकी जब इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, इसमें अगर आईजी इस्लामाबाद साहब हैं या अब आपके वज़ीर दाखिला साहब हैं, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी।